welcome back to Epilepsy Thursdays. I'm Casey and accept epilepsy. So, throughout the month of October, we are going to talk about all the treatment options that are available for a person who has epilepsy. Right from the medicines to operations, everything we are going to cover up. So, जिन जिन लोगों को एपिलेप्सी है वो क्या क्या ट्रीटमेंट या कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, उन चीज़ों के बारे में हम अक्टोबर का पूरा महिना बात करने वाले हैं. बऱ्याच वेळेला काय होतं की लोक म्हणतात का फक्त औषधं एवढं एकच ट्रीटमेंट ऑप्शन ह्या जगात अवेलेबल आहे का, किंवा दुसरं काही आपण करू शकत नाही का, असे बरेचसे प्रश्न मला विचारले जातात. तो आपण त्या सर्व गोष्टींविषयी बोलणार आहोत ऑक्टोबरचा संपूर्ण महिना. पण तत्पूर्वी प्रश्न. हा प्रश्न विचारला आहे विद्या खरात यांनी. हाय, एपिलेप्सीसाठी कोणी स्पेशलिस्ट डॉक्टर असतात का? So Vidya wants to know whether there is any specialist for epilepsy. Epilepsy के लिए कोई स्पेशल डॉक्टर होते हैं क्या? तो yes, they are known as epidemiologists. एपिटॉलॉजिस्ट ही अशी एक व्यक्ती आहे की जे न्यूरोलॉजिस्ट आहेत, पण त्यांनी खोलात जाऊन फक्त आणि फक्त एपिलेप्सी विषयी रिसर्च केलेला आहे. But the fact remains that in India there aren't many epidemiologists. They aren't so easily available. It's not as if you will just walk into a hospital and say that I want to see the epidemiologist. No, it doesn't happen that way as yet in India. I hope there comes a day where such a thing does happen. But as of now, you can go to a neurologist. तुम्ही एका न्यूरोलॉजिस्टकडे जाऊ शकता. एक न्यूरोलॉजिस्ट तुम्हाला नक्कीच डायग्नोसिस करण्यात मदत करते whoever that is. आणि ते तुम्हाला त्यांना जर वाटलं की आपण एका एपिटॉलॉजिस्टला कन्सल्ट केलं पाहिजे, जर तुमची केस काहीतरी वेगळी असेल तर ते नक्की तुम्हाला एका एपिटॉलॉजिस्टकडे पाठवतील. बट भारतात तेवढी संख्या नाही आहे, तेवढे एपिटॉलॉजिस्ट नाही आहेत. आत्ता अजूनही ट्रेनिंग चालू आहे. बरेच जण त्यात स्वतःची स्पेशलिटी करतायत. बट ज्या प्रकारे तुम्हाला कुठल्याही हॉस्पिटलमध्ये तुम्ही गेल्यावर तुम्हाला एक न्यूरोलॉजिस्ट नक्कीच भेटेल, तसं एपिटॉलॉजिस्ट नाही भेटत. सो तुम्ही एका न्यूरोलॉजिस्टकडे जाऊ शकता. सुरुवात एका न्यूरोलॉजिस्टने करा. प्रॉब्लम क्या है कि एपिटॉलॉजिस्ट एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी न्यूरोलॉजी में पढ़ाई पूरी की है और न्यूरोलॉजिस्ट बनने के बाद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एपिलेप्सी में ज़्यादा गहराई में जाके रिसर्च किया है या फिर सीखा है एपिलेप्सी के बारे में. फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन है कि इंडिया में ज़्यादा एपिटॉलॉजिस्ट नहीं है, जितने चाहिए उतने हैं नहीं. तो आप एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं. एक न्यूरोलॉजिस्ट को भी एपिलेप्सी के बारे में जानकारी होती है. ऐसे नहीं है कि उनको जानकारी नहीं होती. वो हमारे सबसे पहले डॉक्टर है जिनके पास आप जाएंगे अगर आपको एपिलेप्सी है. तो अगर उनको लगा कि किसी और एक्सपर्ट की ज़रूरत है तो वो आपको एपिटॉलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, या फिर एक न्यूरोलॉजिस्ट काफ़ी होता है. सो येस, इफ़ यू हैव एपिलेप्सी यू गो टू अ न्यूरोलॉजिस्ट. अगर आपको एपिलेप्सी है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे. लेकिन सवाल ये था कि कोई स्पेशलिस्ट होता है क्या? तो हाँ जी, उस स्पेशलिस्ट का नाम है एपिटॉलॉजिस्ट. मतलब उस व्यक्ति को एपिटॉलॉजिस्ट कहा जाता है. नाउ गोइंग बैक टू आवर फर्स्ट वीक्स टॉपिक, द मोस्ट प्राइमरी treatment that is given is anti-epileptic drugs. I think we have spoken about AEDs at length. For some odd reason, I always come back to AEDs, but hey, that is the biggest part of our life, right?
सबसे पहले आपका जब डायग्नोसिस होता है कि आपको कहा जाता है कि हाँ भाई आपको एपिलेप्सी है, तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है दवाइयों से। जो गोलियां हम खाते हैं उनको AED यानी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ये कहा जाता है। अब आप ड्रग्स का नाम सुन के कोकेन पे ना चले जाए, ड्रग्स माने जो भी केमिकल होता है उनको ड्रग्स कहा जाता है। अब ये गोली है, दवाई है, केमिकल्स है, तो इनको ड्रग्स कहा जाता है। ये मेडिकल ड्रग्स है। ऐसे मत सोचिए कि ये आपके बॉडी के लिए हानिकारक है, नहीं, ये आपको बचाएंगे। Anti-epileptic drugs are the most primary treatment that is given to a person. That is the first line of treatment to curb the seizures, to control the frequency of the seizures. I cannot, every single time that I speak about this, there is someone new who keeps, I always get a new case who says that I've been on medications but I still experience a seizure. Well, the anti-epileptic drugs are not a cure for epilepsy. There is no cure as yet. The anti-epileptic drugs are to control the seizure frequency. They control the amount of seizures that you experience. They try to control the amount of seizures that you experience. Almost 30% of PWEs, that is people with epilepsy, are refractory. That is, they have refractory epilepsy towards drugs. Drugs do not work on them. 30% of PWEs. So as you already know, if you will see the statistics, that is 1 in 26 have epilepsy. 1 in 26 humans have epilepsy. So if you go on to see, there are about 3 point something% of human population who have epilepsy, and out of those 3 point something 30% of the people have refractory epilepsy, that is refractory towards the drugs. I'm one of them, so yes, but that does not mean that those drugs do not work. It just means that the amount that they are supposed to work for ordinary people, that is not ordinary, none of us are ordinary per se, but people who have epilepsy, they can become seizure free thanks to the drugs. Drugs as in the anti-epileptic drugs. I cannot stop repeating myself given whatever is happening in India right now. What was I saying? Oh yes, but there are people, 30% of us, whose seizure frequency can be cut down but not completely stopped. They cannot be seizure free. What can happen? We will be talking about different treatment options as well in the next week. Right now I'm going to switch back to Hindi. तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको दवाइयाँ दी जाती है, जो पिल्स आप खाते हैं वो आपको दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एपिलेप्सी ठीक होने वाली है, नहीं जी। मैंने ये पहले भी कहा है, जनवरी 2019 में मैंने डिफरेंट schools of medicine, different schools of science when it comes to anti-epileptic drugs, इसके बारे में वीडियो किया था. आई विल बी एडिंग दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखने वाली हूँ, तो आप जाके वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं. उसमें मैंने ये आपको ऑलरेडी कहा था कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ये सबसे पहले आपको दिए जाते हैं ताकि आपके जो सीजर्स है वो कंट्रोल में आए. इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके सीजर्स बंद होने वाले हैं.
कोई कोई लोगों के बंद होते हैं, लेकिन 30% जो लोग हैं उनके नहीं होते। उनको रिफ्रैक्टरी टूवर्ड्स ड्रग्स कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि दवाइयाँ काम नहीं कर रही, इसका मतलब ये है कि दवाई काम कर रही है लेकिन 100% नहीं कर रही है। आपको कभी कभार सीजर्स आते हैं, लेकिन बहुत बार आपके सीजर्स कंट्रोल भी होते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि दवाई काम नहीं कर रही, वो कर रही है लेकिन 100% नहीं कर रही, विच इज़ ओके। बट ये सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन जिसको कहा जाता है वो होते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। कारण जर तुम्ही गोळ्या खाल्ल्या नाहीत तर तुम्हाला 120% सीजर येणार आहे। त्यामुळे सर्वात प्रथम डॉक्टर्स काय करतात तर तुमचे सीजर कंट्रोलमध्ये आणायचा प्रयत्न करतात। मग हळूहळू पुढचे काही ऑप्शन्स असतील तर ते एक्सप्लोअर केले जातात, पण सर्वात प्रथम फर्स्ट लाईन ऑफ ॲक्शन ज्याला आपण म्हणतो ते आहे औषधं। औषधं तुमचे मित्र आहेत, तुमचे एनिमी नाही। सो डू नॉट ऑल थिंक दॅट ओ माय गॉड आय एम ऑन मेडिसिन्स, आय एम ऑन ड्रग्स, people are, there's this huge conspiracy theory going on. Do not think of that, do not think of it that way, because the more you think of it, the more you're going to sink into a rabbit hole. So just think about what it can do to you and just stick to it. Of course, talking about the side effects, well, yes, there are loads and loads of side effects that come along with the anti-epileptic drugs, and I've already spoken about a few of the side effects. I will be adding the link of those videos. I think, yes, it was an entire playlist. I will be adding the link of the playlist in the description box again, along with the different schools of medicines, the video link of the different schools of medicines as well. So yes, there are loads and loads of side effects, but you can live with the side effects. As I always say, I rather live with the side effects than die in Surat. Yes, it is a serious thing, but then hey, you can choose, right? साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं, हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, अलग अलग दवाइयों के अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और मैंने चंद साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात की थी, ना कि सारे साइड इफ़ेक्ट्स। नहीं, हम सारे साइड इफ़ेक्ट्स एक महीने में कवर नहीं कर सकते। तो मैंने चंद साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात की थी, और उनकी प्लेलिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करने वाली हूँ, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। In conclusion, yes, that's about it, because I won't be getting, I have already spoken a lot about AEDs, and I will be talking about different AEDs in the coming year. So there's no point talking about it or going in detail about each and every medicine right now. But that is all that there is for today. And so first line of action that any doctor will do is, after your EEG, after all the reports, that all the tests that they will ask you to do, primarily they will ask you to get your EEG done. सबसे पहले तो आपको डॉक्टर कहेंगे कि आपका EEG करा दो, MRI के लिए कहेंगे, कभी कभी पेट के लिए भी कहते हैं, पेट स्कैन के लिए भी कहते हैं। पेट स्कैन करना मतलब खाली कैंसर ही होता है, ऐसे नहीं। तो आप घबराइए नहीं अगर आपको डॉक्टर ने कहा कि आप जाके पेट स्कैन भी कीजिए। तो सबसे पहले, हाँ जी, ऑफ कोर्स घबराहट होती है कि पेट कह रहा है माने कैंसर तो नहीं है हमें, तो ऐसे नहीं होता। तो ऐसे मत डरिए, आप बस टेस्ट करवाइए, कीजिए, कोई डरने की बात नहीं है। और इसके बाद आपको सबसे पहले जो एक्शन ली जाती है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं, फॉर्चुनेटली होती है दवाइयाँ। एलोपैथी, हाँ जी, ये टेक्निकली एलोपैथी कैटेगरी में आता है, बट डॉक्टर इसे मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं, ना कि एलोपैथी, क्योंकि उनका ये कहना है कि
हर एक जो स्कूल ऑफ मेडिसिन है उसमें से अच्छी चीज़ें इन्होंने लेकर इस मॉडर्न मेडिसिन में ऑलरेडी डाल दी है। तो इस दवाई में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सारी चीज़ें ऑलरेडी है। ऐसे उनका कहना है। फिर भी वो एलोपैथी में आता है, लेकिन उनका ये कहना है कि सारे जो अच्छी चीज़ें अलग अलग मेडिसिन में जो आपको मिलती है वो ऑलरेडी मॉडर्न मेडिसिन में होती है। दैट्स व्हाट द डॉक्टर्स से। So AEDs are called modern medicine and not allopathy these days. That is because the doctors say that I'm not an expert in this, but whatever I have researched or whatever I have read, I am just sharing it with you. They are known as modern medicines because they already have all the ingredients, all the good things, all the things needed from different schools of medicine. So you have a component which is Ayurvedic, you have components of homeopathy, you have components of different schools of medicines already available in that modern medicine, which is exactly why it is called modern medicine these days and not allopathy. Like for AEDs, that is for anti-epileptic drugs, or those are known as modern medicines these days. So yes, I have already covered it. If you have any queries, if you have any questions, if you want to say anything, you can just be civil please. गंदी गालियाँ ना दे, क्योंकि अच्छे बंदे बनिए ना, गालियाँ दे के थोड़ी ना आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ें कहनी है, अगर आपको क्रिटिसाइज भी करना हो तो डिसेंट लैंग्वेज में क्रिटिसाइज कीजिए। अगर आपका कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू है तो भी डिसेंट लैंग्वेज में बात करें। गालियाँ दे के आप कुछ नहीं कमा रहे लाइफ में। आपकी कमेंट पोस्ट भी नहीं की जाएगी अगर आपने गालियाँ दी तो डिसेंट लैंग्वेज यूज़ कीजिए। जो भी आपको कहना है आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं नीचे, या फिर इफ़ यू वांट टू स्टे अनोनिमस और यू डोंट वांट योर नेम टू बी स्पोकन आउट लाउड और व्हाटएवर इट इज, इफ़ यू वांट अ पर्सनल a personal conversation with me, you can directly message me on my Instagram. My Instagram handle is epilepsy_warrior_queen, epilepsy warrior queen। तो आप वहाँ पे भी मेरे इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऐसे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं खुद उन मैसेजेस को पढ़ती हूँ और उनका जवाब भी देती हूँ। सो तुम्हाला काहीही प्रश्न असले तुम्ही खाली कमेंट सेक्शनमध्ये लिहू शकता। जरा सभ्य भाषा वापरा, कारण तुम्ही शिवीगाळ केला तर तुमची एनिवे पोस्ट कमेंट अपलोड होणार नाही, आणि शिवीगाळ करून कोणाला काहीही मिळत नसतं। तुम्ही काहीही असं भारी काम करत नाही आहात शिवी घालून। तुम्ही तुमचे संस्कार दर्शवता जेव्हा शिवी घालता तेव्हा, आणि मूर्खपणा दर्शवता मुळात। सो सभ्य भाषा वापरा। तुम्हाला अगदी क्रिटिसाइज जरी करायचं असेल तरी सभ्य भाषेत करा। तुमचा वेगळा पॉईंट ऑफ व्ह्यू असेल तर सभ्य भाषा वापरा, त्याचा विचार केला जाईल। जर तसं करणार नसाल तर तुम्हाला या चॅनलवरून काढून टाकलं जाईल, बॅन केलं जाईल, सबस्क्रायबर म्हणूनही तुम्ही राहणार नाहीत। एनीहू, तुम्हाला जर अनॉनिमस राहायचं असेल, तुम्हाला तुमची आयडेंटिटी लोकांपर्यंत दाखवायची नसेल, किंवा काही मला डिरेक्टली विचारायचं असेल ज्याचं मी डिरेक्टली स्वतः उत्तर देते, स्वतः वाचते, तर तुम्ही इंस्टाग्रामवरती मला DM करू शकता। दॅट इज डायरेक्ट मेसेज करू शकता। इंस्टाग्राम हँडल आहे epilepsy_warrior_queen, epilepsy warrior queen। इकडे तुम्ही DM करू शकता। सो नेक्स्ट वीक वी आर टॉकिंग अबाउट surgery. Yes, we will be talking about surgery. Till then, stay strong, keep fighting, and as always, stay happy, stay golden.